नमस्कार, इको एंड एनर्जी टॉक के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं झारखंड के रांची में हूं और ये खुशकिस्मती है कि मेरी मुलाकात एकलव्य प्रसाद जी से हुई है, जो मेक पाइन अभियान के को चलाते हैं और पानी संरक्षण, जल संरक्षण को लेकर से जुड़े हुए पर्यावरण के सारे मुद्दों पर उनकी आवाज़ और उनका काम काफ़ी महत्वपूर्ण है। एकलव्य जी से आज हम कई विषयों पर बात करेंगे और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। एकलव्य जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपसे पहले तो जानना चाहता हूं कि बहुत संक्षेप में आप अपनी यात्रा के बारे में बता दें, क्योंकि पानी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। पानी जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाने वाला रिसोर्स है धरती पर, और हम बहुत बड़ा जल संकट भी महसूस कर रहे हैं। तो आपकी यात्रा क्या रही है, कहाँ से आपने शुरुआत की और आज आप क्या कर रहे हैं? वैसे देखें तो हमारी जो यात्रा है वो सेवा मंदिर उदयपुर से शुरू हुई। जब हम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद ऐसे इलाके में गए जहाँ पर पानी की बहुत कमी थी, और वहाँ काम करने के बाद ये लगा कि किस तरीके से लोगों के साथ मिलकर गांव के स्तर पर हम लोग काम कर सकते हैं, जिसके कारण लोगों को पानी मिल जाए। ज़मीन पर काम कर सकते हैं, जंगल पर काम कर सकते हैं, पानी पर काम कर सकते हैं। वहाँ के बाद और ये बहुत ही फोकस्ड उदयपुर इलाके में के ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे थे। उसके बाद हमें मौका मिला सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली में काम करने का, जहाँ पर मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मुझे अनिल अग्रवाल जी के साथ काम करने को मिला, सुनीता नारायण जी के साथ काम करने को मिला। That was in early 2000. It was in early two. I was there between 99 till 2004. तो वो एक्सपोजर क्या किया कि हमारा जो होराइजन था पानी का, भारत के लेवल पर नहीं बट बाहर के लेवल पर भी पानी के इश्यूज को पर हमारा एक्सपोजर हुआ, खासकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो वहाँ काम करने के बाद दिमाग में एक बात बहुत खटकती थी, क्योंकि हमारा जो पहला दिन था उदयपुर में, जब गांव गए थे, तो वहाँ एक बुज़ुर्ग ने हमें बोला था कि आपकी ज़रूरत उदयपुर में नहीं है, आपकी ज़रूरत बिहार में है, तो आप वहाँ जाके काम कीजिए। तो उस समय समझ नहीं आया था कि ये क्यों कह रहे थे। उस समय तो बुरा लगा कि हम तो इनके ज़िले में आए हैं काम करने, लेकिन वो दिमाग में वो बात हमारी बैठ गई। और 2004 में वो दिमाग में वो बात फिर से उठने लगी कि क्या एक कोई तरीका है कि हम जाकर बिहार में काम कर सकें, और ख़ासकर और उस समय बिहार में पानी के ऊपर हमारा कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था। 2005 में हमें एक मौका मिला उत्तर बिहार में लिखने के लिए। एक सिविल सोसाइटी नाम की एक मैगज़ीन है, तो उन्होंने कहा कि आप जाके एक हमारे लिए स्टोरी करके आइए। तो जब मैं स्टोरी कर रहा था तब उत्तर बिहार में, क्योंकि 2004 में वहाँ बाढ़ आई थी, तो उन जगहों पर मैं जा घूम रहा था, और वो घूमने के बाद लगा कि लेख तो लिख लेंगे कि क्या इसके बाद भी कुछ कर सकते हैं क्या। तो लगभग 1.5 साल तक उसी इलाके में घूमता रहा, और उसने आपको काफ़ी समझ दी पानी। एग्जैक्टली वो, क्योंकि हम तो हमारा जो एक्सपोजर था काम का वो तो सेमी एरिड एंड एरिड जोन में था, लेकिन और उन इलाकों में हम लोग काम कर रहे थे या उसके बारे में लिखते थे जहाँ पर पानी की कमी थी। ऐसी जगह में तो गए ही नहीं थे कि पानी बहुत है, लेकिन आर्टिकुलेशन नहीं हो पा रहा था कि पानी ज़्यादा होने के बावजूद पानी की कमी थी, क्योंकि क्वालिटी का इशू था। एक क्वालिटी के इशू पे मैं इस बात को अभी यहीं पर पूछ लेता हूँ। आपके काम के बारे में हम बात करेंगे, दर्शक इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन जो बिहार में मैंने भी काम किया, जो वहाँ पर आर्सेनिक, फ्लोराइड, ये जो बीमारियाँ हैं, ये पानी की क्वालिटीज़ में इसका भी मतलब है आपका, ये बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। तो हम लोग जब काम करना शुरू किए ना, मैं एग्जांपल्स देके आपको बताऊंगा। तो 2005 में ये बात दिमाग में आने लगी, क्योंकि हम लोग से जाके बैठते थे और बात करते थे गांव में विदाउट एनी पर्पस, केवल जानने की कोशिश करते थे कि बाढ़ के समय क्या होता है, बाढ़ के समय कौन सी समस्या आती है। तो हर समय ये ज़्यादा बात ये निकल के आती थी कि तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, उसके चलते पैसा बहुत खर्चा होगा। लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा था, या नहीं बता पा रहे थे, या वैसा नरेशन नहीं हो पा रहा था कि तबीयत ख़राब क्यों होती है बाढ़ के समय।
तो वो धीरे धीरे उस रस्सी को पकड़कर, उस कहानी को पकड़कर, उस स्टेटमेंट को पकड़कर हम अंदर घुसना शुरू किए कि भैया क्यों होती है। धीरे धीरे जाके पता चला कि बाढ़ के समय में जब पूरा गांव पानी से घिरा हुआ रहता है तो उस समय पीने के पानी की बहुत किल्लत होती है। और फिर उस किल्लत के चलते लोग जो भी पानी मिलता है, चापाकल डूबा हुआ है, पाइप, उस समय पाइप वाटर तो होता भी था, चापाकल यूज्ड टू बी, चापाकल मतलब हैंड पंप। तो चापाकल डूबा हुआ है और वो मेन सोर्स होता था पानी वही का। कंटामिनेट हो गया पूरा। वही एक तो वो कंटामिनेट हो गया, अगर डूब गया तो आप उसमें से पानी निकाल नहीं सकते। और चारों तरफ बाढ़ के पानी होता, तो बाढ़ के पानी को लोग निकालते थे, उसको एक पतला सा कपड़ा से छानते थे और वो पीते थे। और उस बाढ़ के पानी में हमने 2007 में, हमारा पहला बाढ़ का एक्सपीरियंस 2007 में था। उस पानी में सब चीज़ रहता है जो नहीं होना चाहिए। ओह, सब चीज़, सारे कंटामिनेंट, सब। आई मीन आप इमेजिन करते जाइए, आप हमसे पूछते जाइए, मैं हाँ बोलता रहूँगा। तो वो पानी पीते थे। तो फिर दिमाग में ये बात आई कि ये क्या है, इसके लिए कोई विकल्प है क्या। और उस समय हम लोगों ने शुरुआत की टेम्पररी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके। कि बाढ़ के समय में जब आप फंस जाते हैं तो एक प्लास्टिक की पन्नी लीजिए, उसको एक कैचमेंट बनाइए, उस कैचमेंट में जो बारिश का पानी आएगा उसको इकट्ठा करें, उसको 10 मिनट मत पकड़िए, उसके बाद आप उसको पकड़ के किसी यूटेंसिल में रखिए। अब देखिए हम लोग का कल्चर कैसे चेंज हुआ है वहाँ। चापाकल आने के बाद कोई चीज आपको घर में पानी स्टोरेज की कोई फैसिलिटी नहीं मिली। एक बड़ी समस्या है। तो वहाँ पर डेगची होता था, उसमें रख लेते थे। लेकिन हम लोग का था कि आप सेकेंडरी कंटामिनेशन भी नहीं होना चाहिए, कि आप पानी इकट्ठा तो कर लिए लेकिन जैसे इकट्ठा कर रहे हैं वो छींटा भी ज़मीन का उसी में जा रहा, तो वो पानी ख़राब हो गया। तो इस पर हम लोगों ने काम किया। ये काम करने के बाद जब वापस हम कम्युनिटी के पास गए, उन्होंने उनसे पूछा कि ये काम जो हम कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। तो उनका एक ही सवाल था कि केवल बारिश के समय ही आप पानी की के बारे में बात करेंगे, पीने के पानी के बारे में। तो हमारे दिमाग में तो वही था, क्योंकि और तो कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग को लगता है हमारी पानी की जो समस्या है ना, वो केवल बाढ़ के समय नहीं है, बाढ़ के बाद भी है। तो हम पूछे भैया कैसे? तो वो वो आज भी हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। वो एस्थेटिक्स का यूज़ कर रहे थे पानी की क्वालिटी को बताने के लिए। पानी का लुक कैसा है, कंचन पानी है या नहीं है, पतला पानी है, मोटा पानी है, उसकी खुशबू कैसी है, बदबू आ रही है पानी से या उसमें कोई बदबू नहीं है। तो इस तरीके से वो बताना शुरू किए। पानी अगर पीला पड़ रहा है तो उससे कपड़े ख़राब होते हैं, हम लोगों को पेट में समस्या होने लगती है। तो दीज वर बेसिकली देयर वे ऑफ टेलिंग अस कि हमारे पानी में आयरन है, हमारे पानी में बैक्टीरिया है। तो जब ये लगा कि लोग कह रहे हैं कि अगर आप केवल बाढ़ के समय ही काम करना चाहते हैं पानी पर, तो फिर आप ना करें तो बेटर है। अच्छा, एक सवाल मैं संक्षेप में आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज हम जब देख रहे हैं दुनिया में, भारत के पास 18% आबादी है, लेकिन भारत के पास फ्रेश वाटर केवल 4% ही है। ये तो आंकड़े हैं, कोई भी गूगल करके बता देगा, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जिस पर आपकी नज़र भी रही होगी कि पानी का असमान वितरण। पानी का इंडस्ट्री के लिए जाना भी एक सवाल है, पानी का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में जाना, और पानी उधर भी जाना जहाँ का वो नहीं है। जो ताकतवर लोग हैं, चाहे वो आम आदमी हों, सिविलियंस हों, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हों, वो उन जगहों का पानी भी खींच रहे हैं जहाँ के लिए वो जो पानी सब्जेक्टेड शुड बी यूज समवेयर एल्स। ये समस्या को आपने किस तरह से एड्रेस करने की कोशिश की, और ये समस्या है कितनी बड़ी? देखिए, ये बात तो तय है कि दिस प्रॉब्लम इज ह्यूज, बिकॉज विदाउट वाटर वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीवन टू सर्वाइव। सो इफ बिकॉज ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ये किसी और का शेयर लेकर अगर इस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और शेयर की भी बात ना करें, अगर शेयर को भी थोड़ा हम अलग से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अगर शेयर की बात हो रही है तो जैसे हमारा भूजल है, आप भी पानी निकाल रहे हैं, हम भी निकाल रहे हैं।
आप जितना निकाल रहे हैं वो आप अपने फैमिली के ज़रूरत के हिसाब से निकाल रहे हैं, हम जो निकाल रहे हैं हम एक व्यवसाय के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट तो ग्राउंड वाटर पर पड़ेगा ही ना। उस जो अब मैं ग्राउंड वाटर इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो डिपेंडेंस है वो ग्राउंड वाटर पर, इवन खेती के लिए। हाँ, अक्रॉस द कंट्री वी आर डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर को अलग से देखना पड़ेगा। हाँ, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर अर्बन एरियाज में देखें तो आजकल वो रूरल एरिया में भी शुरू हो गया है कि एक अप्रोच आया है कि सेंट्रलाइज्ड वाटर सप्लाई। वो हम बोले ठीक है, अच्छा है, वो एस्पिरेशन है, सबके पास जाना चाहिए, हाँ, पानी सबको मिलना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज़ कि सेंट्रलाइज सिस्टम जो आपको पानी दे रहा है, सबसे पहली बात, क्या वो पानी रोज़ आपको आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है और आपको कोई सेकेंडरी सोर्स पर डिपेंड करना पड़ रहा है तो सेकेंडरी सोर्स की भी लॉन्जिविटी हमें देखनी पड़ेगी। अब वो आ जाता है ग्राउंड वाटर। अब क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर पर एक किस्म का प्रभाव पड़ रहा है। आपके चापाकल में, आपके हैंडपंप में जो पानी है या आपके बोरिंग में जो पानी है, उसका लेवल अगर गिर गया नीचे बिकॉज ऑफ माई यूज़ और हमारे जैसे और कई लोग हैं उनके यूज़ के चलते, तो फिर समस्या तो एक नई समस्या उत्पन्न हो रही है। अब इसमें क्या है कि हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारे पास, और हमारे गुरु अनिल अग्रवाल जी भी यही कहते थे कि वाटर इज़ एक्सट्रीमली डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब बारिश जो होती है, बारिश ये देख के नहीं होती है कि फलाना के कास्ट के घर पर होंगे और फलाना क्या नहीं होंगे। बारिश सब जगह होती है। अगर बारिश सब जगह हो रही है मतलब वो फ्री का हमें एक संसाधन मिल रहा है, उसका कैसे उपयोग किया जाए। और क्योंकि ये इतना डिसेंट्रलाइज्ड है, ये हम लोगों को वो ताकत दे रहा है कि ऐसी समस्याएं जो है ना, इनइक्विटी की जो समस्या है, उसको हद तक हम लोग एड्रेस कर सकते हैं अगर हमारा प्रोसेस अच्छा हो। और यही चीज़ हम लोगों ने दर्शाया है। शैलो एक्विफर मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम हुआ था, पायलट हुआ था धनबाद में, 10 सिटीज़ का हुआ था पहले सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अमृत के थ्रू 10 सिटीज़ का हुआ था जहां हम लोग शैलो एक्विफर मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, और उसको अब सरकार 75 सिटीज़ में ले गई है। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग एक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं जहां पानी की किल्लत है और फिर देखते हैं कि उस इलाके में क्या काम किया जा सके जिससे शैलो एक्विफर आपका रिचार्ज हो और लोगों को पानी मिलता रहे। हम लोगों ने धनबाद शहर में 5 ऐसे लोकेशंस लिए थे। उसमें से 5 लोकेशंस में से 2 लोकेशंस ऐसे थे जहां पर कुआं का पानी मार्च में ख़त्म हो जाता था। हम लोगों ने लोकल इंटरवेंशंस किया। लोकल इंटरवेंशन से करने से अब हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं 2024 जब काम ख़त्म हुआ जून 2024 में, कि अब पानी उनको साल भर मिल रहा है। राइट। तो पहले जो पानी इनकी ख़त्म हो जाती थी उनके पास वो पानी पहुंचने लगा। अब वो पानी पहुंच रहा, उनको मालूम है कि ये पानी अगर कम हो जाए तो उनको कितनी लंबे दूरी से वो पानी लानी होती है, तो वो अपने लेवल पर अब मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने लगे। तो कहने का मतलब है कि जब कोई काम लोकलाइज्ड वे में हम करते हैं, जहाँ के लोग जो प्रभावित हैं उनके साथ बैठकर अगर हम करते हैं, तो ये इनिक्विटी वाली जो बात है ना, एक हम कहेंगे बहुत एक छोटा कदम है बट बहुत ठोस कदम है, विच कम्स अप where you have the potential to deal with that problem which people have been facing for such a long time. Sir, my last question which you have told, आपने अपने काम के बारे में बताया, आपने इनिक्विटी के बारे में बताया, आपने वाटर कंटामिनेशन के बारे में बताया, और यहाँ पर मैं अपने दर्शकों से कहूँगा अगर ये इंटरव्यू आपने यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आप उन गिने चुने लोगों में हैं उन जो गंभीर कंटेंट पर अपनी दिलचस्पी रखते हैं। तो अगर आप ने यहाँ तक ये इंटरव्यू देखा तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अभी वो ये है कि अभी जो संकट हमारे सामने है उसके लिहाज से देखते हुए, क्योंकि इंडिया इज़ ए फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इट विल हैव टू हैव ए इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री तो हमारे पास होनी ही चाहिए। एग्रीकल्चर पे प्रेशर बढ़ रहा है, पानी की अवेलेबिलिटी नेचुरली कम हो रही है, पानी की क्वालिटी आपने कहा वो इंडस्ट्री की वजह से भी और
जियोजेनिक कारणों से भी खराब हो रही है। तो ऐसे में इज़ देयर ए ब्लूप्रिंट विच यू कैन प्रपोज जहाँ पर लोगों को भी पानी मिले और जो स्वास्थ्य भी ठीक रहे और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का भी काम चले? बिल्कुल, देखिए एक तो है जब हम लोग ब्लूप्रिंट की बात करते हैं ना तो उसको बहुत जल्दी लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। हाँ। ब्लूप्रिंट का वो क्या सोचते हैं कि एक तरीका हम लोगों को बता दिया जाएगा जिससे हम सभी लोग सुखी हो जाएंगे। हम लोग जब ब्लूप्रिंट की बात करते हैं तो हम लोग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। हाँ, क्या नियमावली, सिद्धांत क्या होंगे आपके काम के, अपने आप को इस दुनिया में अच्छे तरीके से अपने आप को अपने जीवन को व्यतीत करने का। तो पहला ये है कि जिसको पानी की ज़रूरत है उसको अपने जल प्रबंधन में अहम भूमिका निभाना ही निभाना है, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वो एक ग्रुप हो, कम्युनिटी हो, चाहे वो इंडस्ट्री। तो जैसे आपने कैटेगराइज किया ना, चाहे वो घर हो, चाहे वो कॉलोनी हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मर्स हो या एग्रीकल्चर हो, हम ये अब ये सोचना भूल जाएं कि बहुत है, हम निकालेंगे, मेरा काम हो जाएगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस पूरे संसाधन को बचाने में या उसको बढ़ाने में। मुझे लगता है ये सोच जब एक बार पहुंच जाएगी ना, लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे घर में जो पाइपलाइन आ रहा है वो पानी कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है और हम कितना यूज़ कर रहे हैं, या हमारे घर में जो बोरिंग है हम जो पानी निकाल रहे हैं इसके लिए हम उसके एवज में हम पानी कितना डाल रहे हैं। ये सिस्टम को हमें बैठाना पड़ेगा ही, नहीं तो हम आप पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। आप हमको पानी देते हैं, हमको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप पानी ला कहाँ से रहे हैं, आपका कहाँ एक्सपेंसेस कितना हो रहा है। हमसे आप छोटी अमाउंट मांगते हैं, शहर में हम वो भी दे देते हैं। गांव में भी आजकल ये शुरू हो रहा है कि आप पाइप को कंज्यूमर तक पानी को ला के देने का जो खर्चा है वो एक भली उसको कोई सेकेंडरी बात माने, वो भी एक बड़ा इशू है बहुत। और हम लोग इसके अलावा एक और काम कर रहे हैं, लोगों को स्रोत से दूर करते जा रहे हैं। पहले जाइए आप, स्टेपवेल्स होते थे, कुएं होते थे, उसमें जो हमारा संसाधन है ना हमें दिखता था, कुएं में ज़्यादा है, हाँ, तो उसी हिसाब से कब बढ़ता है, कब घटता है, एग्जैक्टली, और उसी हिसाब से यूज़ करते थे। अब तो है नहीं, आप मोटर बटन दबाए, पानी निकलता जा रहा है, ऊपर जा रहा है, गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जाते जाते, हमारे पास वक्त की थोड़ा कमी है, जाते जाते हम आपसे पूछेंगे कि बहुत सारे देशों ने आजकल एक बड़ा काम करना शुरू किया है और इंडिया में तो ये किया जाना मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी है। सीवेज जिसे कर्स माना जाता था उसे एक रिसोर्स भी हो सकता है, इस नज़र से भी देखा जा रहा है। अब दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली की 50% या मैं एहतियात से बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम ही नहीं करते। पर कई देश हैं ऐसे हैं और हिंदुस्तान में भी इक्का दुक्का ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ सीवेज को ट्रीट करके इतना साफ़ कर दिया जाता है, कम से कम वो बाकी सारे काम कर सकता है पीने के अलावा। गाड़ियाँ साफ़ हो सकती हैं, फ्लोर साफ़ हो सकते हैं, एयरपोर्ट साफ़ हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन साफ़ हो सकते हैं। और अगर आप उसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजें, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करें तो शायद वो आपके, तो इस पर एकलव्य प्रसाद की क्या राय है संक्षेप में, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, और हम इसमें एक टेक्नोलॉजी को नहीं प्रमोट कर रहे हैं जी, हम वापस अपने टेम्पलेट या अपने सिद्धांत में जा रहे हैं। अगर हम पानी यूज़ कर रहे हैं और हमारे घर से गंदा पानी निकल रहा है, हम केवल इनटेक की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जो हमारे घर से बाहर जा रहा है पानी उसकी भी जिम्मेदारी है। और ये दो जिम्मेदारी अगर जो भी पानी यूज़ कर रहा है उसके पास उसकी समझ बन जाती है तो। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और लाऊंगा कि ये केवल बड़े शहरों की समस्या नहीं है, बड़े शहर में सपोर्टिंग आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, छोटे शहरों में तो वो भी नहीं है। बिल्कुल, आपके स्टॉर्म वाटर ड्रेन, स्टॉर्म वाटर केवल वही नहीं ले जा रहे हैं, वो उसमें बहुत चीज़ जा रही है और वो अंत में क्या होता है, वो जाकर फिर नदी में मिल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मैं एक उदाहरण दे दूं कि जैसे हम सर्फेक्टेंट इतना यूज़ करते हैं, आप साबुन का इस्तेमाल थोड़ा कम कर सकते हैं क्या? इसको इस पर विचार कीजिए। आप पहले शैम्पू लगाने से पहले भी लोग कंडीशनर लगाते हैं। ये सारी चीज़ों को अगर हम कम करके एक ऐसा जीवन जी सकें जिससे पानी की, उसी ओर एकलव्य जी इशारा कर रहे हैं,
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक वीडियो हमने किया था जिसकी ओर बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने इशारा किया, जो नीला हौज पर है, जिसमें बड़े साफ तरीके से बिना किसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के सीवेज के पानी को साफ करके बहुत साफ झील बनाई गई है। नीला हौज अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क के पास है दिल्ली में। उस वीडियो का लिंक भी हम शेयर कर रहे हैं। एकलव्य प्रसाद जी का जो भी वेबसाइट है, उनका जो भी कॉन्टैक्ट है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उनके काम को जानिए और उनके बारे में दूसरों को भी बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, जैसे मैंने पहले कहा, तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेंबर बनते हैं तो एक बहुत बड़ी मदद हमें मिलती है और प्रोत्साहन मिलता है। चैनल के एल्गोरिदम के लिए भी एक अच्छी बात होती है। हम जल्द ही नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते।